डिजिट क्या है 9, दूसरे 90 का भी पहला डिजिट क्या है 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81। तो 90% ऑफ 90 आपके पास क्या हो जाएगा 81। सिंपली अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 30% ऑफ 30 मालूम करें तो आप फर्स्ट टू डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर ले, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो आप। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आई एम डॉक्टर सदीद एहसन, यूर इंस्ट्रक्टर। आपको लायन फोर्सेस एकेडमी में खुशामदीद कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पास पेपर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये हमारे पास पेपर डिस्कशन का डेमो लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम आपको आर्मी मेडिकल कॉलेज 2023 का एक पेपर सॉल्व करवाएंगे। उस पेपर के अंदर जहां से जिन टॉपिक से एमसीक्यूज आए हैं वो तमाम टॉपिक्स आपको ए टू जेड कवर करवाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि दोबारा सेम एमसीक्यू आपके पेपर में आ जाए। लेकिन अगर सेम एमसीक्यू ना आया, उस टॉपिक से एमसीक्यू आया, तो वो भी आपको आता होगा। तो इसमें हम एमसीक्यूज कवर करेंगे, ठीक है। और वो एमसीक्यूज जिस टॉपिक से आए हो तो वो पूरा टॉपिक हम आपको कवर करवाएंगे। वहाँ से जितने भी आपके हाई यील्ड पॉइंट्स होंगे तो सारे हम कवर करेंगे। तो ये वीडियो आप ध्यान से देखें, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ जाते हैं तो आप हमारा कंप्लीट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा कंप्लीट कोर्स बाय कर सकते हैं। तो ये हमारा डेमो लेक्चर है, इससे आप ये देखें कि हम किस तरह से पढ़ाते हैं, हम किस तरह पास पेपर्स के ऊपर। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कैलेंडर टाइप क्वेश्चन से है और कैलेंडर टाइप क्वेश्चन आपके वर्बल का हिस्सा है। जिस तरह मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि वर्बल के 13 टाइप्स है, तो उन 13 टाइप्स में से एक टाइप कैलेंडर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस में आपको दिन और डे का रिलेशन मालूम करना होता है। जिस तरह देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि इफ यस्टरडे वाज संडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी। अगर यस्टरडे को संडे थी तो आप बताएं कि डे आफ्टर टुमारो क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें आपने दिन का डेट मालूम करना होता है और डेट का दिन मालूम करना होता है, इसको कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके टेस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से देखें। मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक समझा रहा हूँ, वो आप ध्यान से देखें। इसकी मदद से, इस शॉर्टकट ट्रिक की मदद से आप कोई भी क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो और ये क्वेश्चन आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि यस्टरडे आपके पास क्या थी, संडे, ठीक है। तो देखिए यस्टरडे के बाद दूसरा दिन कौन सा होता है, टुडे, आज का दिन है। टुडे के बाद कौन सा दिन होगा, टुमारो। टुमारो के बाद कौन सा दिन होगा, डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिंपली मैं आपको बताता हूँ, संडे थी, संडे के बाद क्या हो जाएगी, मंडे। मंडे के बाद ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे। तो ये देखिए, ये तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक लंबा प्रोसेस है और आपके समझने के लिए मैंने आपको बता दिया। ये मैंने इसलिए इस तरीके से सॉल्व किया ताकि आपको यस्टरडे, टुमारो और डे आफ्टर टुमारो की समझ आ जाए कि यस्टरडे क्या है, यस्टरडे के बाद टुडे होगा, टुडे के बाद टुमारो होगा और टुमारो के बाद डे आफ्टर टुमारो होगा। तो ये तो आपके समझने के लिए, ताकि आपको यस्टरडे, टुडे और टुमारो की समझ आ जाए, ये मैंने कवर कर लिया। अगर आपके एग्जाम में कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें यस्टरडे और डे आफ्टर टुमारो की आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, तो आपने सिंपली क्या काम करना है, आपने यस्टरडे के साथ कितने दिन जमा करने हैं, देखिए 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 आपने 3 दिन जमा करने हैं, ठीक है। तो लेट सपोज अगर यस्टरडे कोई भी है तो आपने उसके साथ 3 दिन जमा करने हैं, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जिस तरह देखिए यस्टरडे को आपके पास संडे था, तो संडे के साथ मैं 3 दिन डायरेक्ट ऐड कर लेता हूं, मुझे आंसर मिल जाएगा। तो देखिए संडे, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में यस्टरडे और डे आफ्टर टुमारो का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपने 3 दिन ऐड करने हैं, आपको आपका आंसर मिलता जाएगा। अगर यहाँ पे मैं बता दूं, लेट सपोज के मंडे, इफ यस्टरडे वाज मंडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी, तो देखें मंडे +3, तो क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्सडे, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे जिसमें यस्टरडे और डे आफ्टर टुमारो की बात हुई हो, तो आपने सिंपली 3 ऐड करने हैं यस्टरडे के साथ, ठीक है। आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अच्छा देखिए,
आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपके कैलेंडर टाइप क्वेश्चन से है, लेकिन इसकी जो स्टेटमेंट है और इसका जो मेथड है वो पहले वाले से डिफरेंट है। अभी देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि इफ 23rd इज मंडे देन फोर्थ डे ऑफ मंथ विल बी। ठीक है, अगर एक महीने की 23 तारीख को मंडे थी तो आप बताएं कि उस महीने की 4 तारीख को कौन सी दिन थी। ठीक है, तो इसमें आपने पीछे आना है। 23 का आपको बताया गया है, आपने 4 का मालूम करना है। सिंपल सा रूल है। देखिए, सबसे पहले आप ये चीज़ अपने साथ नोट कर ली कि हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। ठीक है, हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। मीन्स अगर एक मंडे 1 तारीख को आ रहा है तो आप इसके साथ अगर 7 दिन जमा कर लेते तो आपके पास दोबारा मंडे होगा। अगर और 7 दिन जमा कर लेते हो तो आपके पास फिर मंडे होगा। कहने का मतलब ये है कि हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। इसी 7 दिनों का हमने हिसाब लगाना है और हमें हमारा आंसर मिलता जाएगा। लेट सपोज अगर यहाँ पर आपको बताया गया है कि 23rd को आपके पास मंडे है। ठीक है, तो देखिए मैंने लिख दिया कि 23rd को आपके पास मंडे। अभी नेक्स्ट मंडे हमारे पास किस तारीख को था पीछे, तो देखिए 23 से आप सिंपली 7 माइनस कर ली, आपको मिल जाएगा मंडे। ठीक है, आप अगर इससे दोबारा 7 दिन माइनस कर लेते तो आपको दूसरा मंडे मिल जाएगा। ठीक है, पीछे आते जाए 7 दिन माइनस करते जाए, आपको मंडे मिलता जाएगा। इसी तरह अगर मैं 7 दिन 3 मरतबा इससे माइनस कर लूँ तो मुझे फिर मंडे मिल जाएगा। ठीक है, या सिंपली मैं आपको इस तरह से भी कह सकता हूँ कि देखिए मैंने 7 को माइनस किया 3 मरतबा, या मैं इस तरह से डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ कि 23 से अगर मैं 21 माइनस कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा मंडे। क्यों? क्योंकि 3 मरतबा ही मैंने उसको सब्ट्रैक्ट किया 7 को, और अगर ये 7 में ऐड भी कर लूँ तब भी इससे आंसर हमारा सेम ही आएगा। ठीक है, तो आप 23 से अगर 21 माइनस कर लेते हैं तो इट मीन्स कि आपके पास 2 तारीख को मंडे थी। अगर आपके पास 2 तारीख को मंडे थी तो 3 को आपके पास क्या हो जाएगी, ट्यूसडे, और 4 को आपके पास क्या हो जाएगी, वेडनेसडे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आप 4 तारीख को बताएं कि कौन सी दिन थे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। सिंपली आपने 7 डेज माइनस करनी है, लेकिन अगर आप 7 दिन माइनस करते हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आसानी के लिए सिंपली मैंने 7 का टेबल यूज़ किया है। 7 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 21, मैंने 21 माइनस किया। इसी तरह से आप 14 माइनस कर सकते हैं, 21 माइनस कर सकते हैं, 28 माइनस कर सकते हैं। ठीक है, आसानी के लिए, क्योंकि अगर आप 7 माइनस करते तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। डायरेक्ट 21 माइनस करें, आपके पास 2 आ जाएगा। मीन्स 2 तारीख को आपके पास मंडे थी, अगर 2 को मंडे थी तो 3 को ट्यूसडे होगी, 4 को आपके पास वेडनेसडे होगी। ठीक है, तो ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन था कैलेंडर टाइप क्वेश्चन का। ठीक है, आपने यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखनी है। एक 7 डेज का, आपने काउंटिंग 7 डेज की करनी है। अगर ये क्वेश्चन आपसे दूसरी तरह से भी पूछे, मीन्स अगर आपसे ये भी पूछे कि 4th डे ऑफ अ मंथ इज आपके पास ट्यूसडे, आप बताएं कि 25 को कौन सी डे होगी, तो तब भी इजी है। आप और के साथ सिंपली 21 माइनस कर ले, ऐड कर ले, तो आपके पास आ जाएगा 25। तो इट मीन्स अगर 4th को आपके पास ट्यूसडे है तो 25 को भी आपके पास ट्यूसडे हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपली अगर आपसे आगे का दिन पूछा गया हो तो आप दिन ऐड करते जाए, अगर पीछे के दिन आपसे पूछी गई हो तो आप डेज माइनस करते जाए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 90% ऑफ 90। देखिए ये परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपके टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें इस तरह के स्टेटमेंट्स हो, 90% ऑफ 90, 30% ऑफ 30, 80% ऑफ 80, तो इसका सिंपल शॉर्टकट मेथड ये है कि आप फर्स्ट 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर ले। जिस तरह देखिए यहाँ पे 90 का पहला डिजिट क्या है, 9, दूसरे 90 का भी पहला डिजिट क्या है, 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 81, तो 90% ऑफ 90 आपके पास क्या हो जाएगा, 81। सिंपली अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 30% ऑफ 30 मालूम करें, तो आप फर्स्ट 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर ले, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो आपके पास 9 आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 20% ऑफ 20 मालूम करें, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो
अगर कोई भी इस तरह का परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे, जिसमें जिस तरह देखिए यहाँ पे होल डिजिट्स का आपसे परसेंटेज मालूम करना का पूछा गया है, तो आप सिंपली फर्स्ट 2 डिजिट्स को, हर नंबर के पहले डिजिट्स को आप मल्टीप्लाई करें, आपको आपका आंसर मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये 90% ऑफ 90 अक्सर टेस्ट में रिपीट होता है, आप इसको अपने साथ याद कर लें। अच्छा देखिए, ये क्विक अप्रोच टाइप का क्वेश्चन है, आपके टेस्ट में अक्सर आता है। इसमें आपसे पूछा गया है कि इफ 5 men write 5 pages in 5 minutes, 1 man will write 1 page in how many minutes? आपसे ये पूछा गया है कि अगर 5 बंदे 5 पेजेस 5 मिनट में लेकर आए, तो आप बताएं कि एक बंदा एक पेज कितने मिनट में लिखेगा। ठीक है, अभी देखें, क्विक अप्रोच का नाम मैंने इसको इसलिए दिया है क्योंकि स्टूडेंट्स जल्दी में आकर डायरेक्ट इसका आंसर लिख देते हैं कि 1 मिनट, जो कि सरासर गलत है। ठीक है, किस तरह गलत है, अभी आप ज़रा इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दें। इसमें आपसे ये पूछा गया है कि 5 बंदे हैं और 5 पेजेस लिख रहे हैं 5 मिनट में, मीन्स हर बंदा एक एक पेज लिख रहा है तकरीबन 5 मिनट में। लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर 5 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो पेजेस लिख रहे हैं। ठीक है, इन सब के हाथ में एक एक पेज है, ये सब लिख रहे हैं। ऊपर दीवार के ऊपर हमारे पास एक घड़ी लगी हुई है, और जब ये पेज कंप्लीट कर लेते हैं तो 5 मिनट गुजर होते हैं। ठीक है, मीन्स 5 मिनट का टाइम हो चुका होता है। अभी हर बंदे ने एक पेज लिखा और टाइम तम सब लोगों के लिए 5 मिनट ही गुजरे। ठीक है, इट मीन्स कि हर बंदे ने एक पेज 5 मिनट में ही लिखा है। ठीक है, पेजेस तो 5 लिखे गए लेकिन 5 बंदों ने लिखे हैं, तो हर बंदे ने पेज 5 मिनट में लिखा है। ठीक है, तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इसमें जल्दी में आकर ये 1 मिनट का ही बता देते हैं कि एक बंदा एक पेज 1 मिनट में लिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझें और वहाँ पे देखें कि आपसे क्या पूछा गया है, फिर उसके बाद आप आंसर दें। ठीक है, अच्छा देखिए, नेक्स्ट है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज विद द हेल्प ऑफ विच आयन। ये आपके बायोलॉजी का क्वेश्चन है। बायोलॉजी में ये आपके ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स आपके मेरे ख्याल में सेकेंड ईयर की बायोलॉजी में है, वहाँ से ये उठाया गया है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, आप लोग स्टोमेटा तो जानते होंगे, इसकी मैं आपको इमेज भी आगे दिखाता हूँ। यहाँ पर सिंपली आप आंसर देखिए कि इसका आंसर जो है वो पोटाशियम है। ठीक है, अभी स्टोमेटा क्या चीज़ है, आप लोगों ने ट्रांसपायरेशन का नाम सुना होगा। ठीक है, 90% हमारे पास स्टोमेटा से होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। ये 2021 नम्स में आया था। ठीक है, कि कितना % ऑफ ट्रांसपायरेशन हमारे पास स्टोमेटा से होता है। स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा पोर्स है। हमारे पास लीव्स के ऊपर पोर्स होते हैं जहाँ से गैसियस एक्सचेंज भी होता है, ट्रांसपायरेशन भी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने उस स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग मैकेनिज्म को डिस्कस करना है कि ओपनिंग और क्लोजिंग का मैकेनिज्म किस तरह है। हमारे पास, मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर, ये हमारे पास गार्ड सेल्स है। देखिए, ये टोटल जो आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। स्टोमेटा में हमारे पास ये गार्ड सेल्स है। देखिए, ये हमारे पास गार्ड सेल्स है। गार्ड सेल्स की अगर आपको शेप को देखें तो ये तकरीबन आपके पास कुछ किडनी शेप या बीन शेप्ड होते हैं। ठीक है, किडनी या बीन शेप। ठीक है, अभी देखें, इसके दरमियान में जो आपको नज़र आ रहा है, ये वो पोर है जहाँ से हमारे पास ट्रांसपायरेशन होती है। ठीक है, और गैसियस एक्सचेंज भी यहाँ से ही होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके पास सेंट्रल वैक्यूल भी है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट भी है। अगर आपके पास गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट है तो इसका मतलब ये है कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, इसके अंदर ग्लूकोज बनाने की और अपना जो फूड है उसको बनाने की सलाहियत इसके अंदर है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट भी आपके पास गार्ड सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। ठीक है, ये आप अपने साथ नोट कर ले कि गार्ड सेल में आपके पास क्लोरोप्लास्ट अवेलेबल होता है। इसमें देखिए न्यूक्लियस भी है। ठीक है, इसके अलावा इसके ओपनिंग और क्लोजिंग का मैकेनिज्म क्या है, गार्ड सेल्स में आपके पास जब पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो पोटाशियम सेल्स गार्ड सेल के अंदर कंसंट्रेटेड हो जाएगी। मींस आपके पास टोटल गार्ड सेल्स की जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो कंसंट्रेटेड हो जाएगी एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट।
तो वाटर की मूवमेंट होगी आपके पास गार्ड सेल्स के अंदर। जब गार्ड सेल्स के अंदर आपके पास वाटर की मूवमेंट होगी तो उसकी वजह से गार्ड सेल आपके पास स्वेलिंग हो जाएगी उनकी, और इन्हीं स्वेलिंग की वजह से आपके पास जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा मैकेनिज्म है इसका। सिंपली आप लोगों के याद रखने की चीज़ ये है कि इनफ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन, ठीक है, गार्ड सेल्स के अंदर पोटाशियम आयन चले जाते हैं, वहाँ पर कंसनट्रेशन इनका ज़्यादा हो जाता है। कंसनट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर वाटर की मूवमेंट होती है, और इसी वाटर की मूवमेंट की वजह से आपके पास सेल्स की स्वेलिंग होती है और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए, अगर पोटाशियम आपके पास कम हो, डिफिशियंसी ऑफ पोटाशियम, तो ये आपके पास प्री मेच्योर डेथ ऑफ प्लांट्स करते हैं। ठीक है, आपके पास मेच्योर होने से पहले प्लांट्स की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये सिंपली ये लाइन आप याद रखें कि प्री मेच्योर डेथ ऑफ प्लांट्स इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ पोटाशियम। ठीक है, क्योंकि ये आपके बुक्स में, पंजाब टेक्स्ट बुक में बिल्कुल इसी तरह से दिया गया है, और ये काफ़ी मरतबा टेस्ट में पूछा गया है। दूसरा, मैंने ये 90% ट्रांसपायरेशन का भी आपको बता दिया है। ठीक है, ये आपके पास गार्ड सेल का स्ट्रक्चर था। गार्ड सेल्स आर बेसिकली प्रेजेंट इन स्टोमेटा। ये स्टोमेट गार्ड सेल्स इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्टोमेटा को सराउंड करता है। इनका काम है स्टोमेटा को ओपन एंड क्लोज करना है। ठीक है, इसलिए इनको गार्ड सेल्स कहते हैं। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, तो इट मीन्स कि ये खुद फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इसके साथ इनके अंदर न्यूक्लियस है, 2 गार्ड सेल्स होते हैं एक स्टोमेटा के ऊपर। ठीक है, और इसका जो शेप है ये किडनी शेप या बीन शेप है। ठीक है, अच्छा देखिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एक मैकेनिज्म तो हमने डिस्कस कर लिया है कि हमारे पास पोटाशियम इनफ्लक्स की वजह से गार्ड सेल्स ओपन होते हैं। अभी देखिए, यहाँ पर दूसरी चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हाई यील्ड है, आपके बुक्स के अंदर तो दिए गए हैं लेकिन रैंडम है, कुछ एक जगह पे दिए हैं, कुछ दूसरी जगहों पे दिए हैं। मैं यहाँ से सिंपली आपको एमसीक्यू बताता हूँ, आप लोग अपने साथ एमसीक्यू नोट कर ले। देखें, यहाँ पे मैंने जो आपको डायग्राम दिया है, इसमें से आप यहाँ एक साइड पे देख ले तो आपको सन नज़र आ रहा है, अगर दूसरे साइड पे आप देख ले तो आपको चांद नज़र आ रहा है। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, सन का मतलब है डे, चांद का मतलब है रात, ठीक है, या नाइट। तो अगर आप यहाँ पे देखें डे वाली साइड पे तो आपके पास स्टोमेटा ओपन है, अगर आप नाइट वाली साइड पे देखें तो स्टोमेटा आपके पास क्लोज है। तो सबसे पहला एमसीक्यू आपके पास ये हो जाएगा कि दिन को आपके पास स्टोमेटा ओपन होता है, रात को आपके पास स्टोमेटा क्लोज होता है। ये आपके पास पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने पीएच का भी दिया है। आपके पास एक जगह पे पीएच 7 है, दूसरी जगह पर पीएच 5 है। 7 वाले पीएच पे आपके पास टोमेटा ओपन है, 5 पे आपके पास टोमेटा क्लोज है। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जब आपके पास पीएच इंक्रीज होगा तो स्टोमेटा आपके पास ओपन होगा, पीएच डिक्रीज होगा तो आपके पास स्टोमेटा क्लोज होगा। तो ये आपके पास दूसरा एमसीक्यू आपका होगा। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि एसिडिक एनवायरनमेंट में आपके पास स्टोमेटा क्लोज होता है, अल्कली एनवायरनमेंट में या बेसिक एनवायरनमेंट में आपके पास स्टोमेटा ओपन हो। और ये आपके पास डे और नाइट का। ठीक है, इस साइड पे आपके पास डे, इस साइड पे आपके पास नाइट है। डे को आपके पास स्टोमेटा ओपन होगी, नाइट को आपके पास स्टोमेटा क्लोज होगी। पीएच, जब पीएच ज़्यादा होगी तो आपके पास स्टोमेटा ओपन होगी, जब पीएच कम होगी तो आपके पास स्टोमेटा क्लोज होगी। मींस आपके पास एसिडिक एनवायरनमेंट में स्टोमेटा क्लोज होगी, अल्कली या बेसिक एनवायरनमेंट में आपके पास स्टोमेटा ओपन होगी। अभी देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि काफ़ी मरतबा रिपीट हो चुका है, ये आप अपने साथ नोट कर लें। यहाँ पे देखिए ग्लूकोज 6 फास्फेट ये आपके पास कन्वर्ट हो रहा है, तो ग्लूकोज 6 फास्फेट और इसकी फास्फेटेस एंजाइम के थ्रू कन्वर्जन वगैरह, दिस इज़ बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो आपके पास अगर ग्लाइकोलाइसिस होगा तो आपके पास टोमेटा ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से आपके पास टोमेटा ओपन है। इट मीन्स कि अगर प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा जो कि दिन को होता है, उसकी वजह से प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज बनेगा। तो मींस अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन प्लांट्स में ज़्यादा होगी तो स्टोमेटा ओपन होगी। ठीक है, ये चीज़ आप अपने साथ नोट कर ले, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी तो स्टोमेटा ओपन होगी। ठीक है, ये एमसीक्यू काफ़ी मरतबा रिपीट हो चुका है आपके टेस्ट में। जब टेस्ट में आ जाता है तो फिर अक्सर आप लोगों को ये पता नहीं होता कि ये कहाँ से आ गया।
ग्लूकोज से रिलेटेड कहाँ से आ गया। तो ये आपके बुक में ये बात दी गई है, लेकिन इनडायरेक्टली आपको बताई गई है। तो अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तब भी आपके पास स्टोमेटा ओपन होगी, ठीक है। 3 बातें बता दी है बस आपके लिए, ये मोर देन इनफ है, ठीक है। पहली चीज़ डे और नाइट का बता दिया है, दूसरी चीज़ पीएच का बता दिया है, तीसरी चीज़ मैंने ग्लूकोज कंसंट्रेशन का बता दिया है। ये तीनों चीज़ें अपने साथ नोट कर ले, इट्स मोर देन इनफ फॉर यू, ठीक है। अच्छा देखिए, कुछ एडिशनल पॉइंट्स जो कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स से हमने उठाए हुए हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आपके बायोलॉजी का एक चैप्टर है, वहाँ से हमने न्यूट्रिएंट्स उठाए हुए हैं। देखिए, नाइट्रोजन आपको पता है नाइट्रोजन बेसिस में होता है, नाइट्रोजनस बेसिस में होता है, और बेसिस से आपके पास अमाइनो एसिड्स बनते हैं, आपके पास प्रोटीन्स बनते हैं, आपके पास डीएनए बनते हैं, और आपके पास एंजाइम्स बनते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन, तो ये सारे आपके ऑप्शंस होंगे, अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, डीएनए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास एंजाइम्स, ठीक है। क्योंकि एंजाइम्स भी प्रोटीन ही है ना। जब प्रोटीन्स है तो फिर अमाइनो एसिड से बने हुए हैं, अमाइनो एसिड्स के अंदर आपके पास नाइट्रोजन है। डीएनए के अंदर आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, तो उसके अंदर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अच्छा देखिए, मैग्नीशियम क्या है। मैग्नीशियम आपके पास क्लोरोफिल के अंदर सेंट्रल एटम है, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाता हूँ। देखिए, ये एक जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये हेमोग्लोबिन है, ये क्लोरोफिल है। अगर आप इन दोनों की स्ट्रक्चर्स को देख ले तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। जस्ट इसके अंदर डिफरेंस है सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम को अगर आप देखें तो आपके पास हेमोग्लोबिन में सेंट्रल एटम आयरन है, और अगर आप क्लोरोफिल को देखें तो इसमें आपके पास सेंट्रल एटम मैग्नीशियम है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू भी काफ़ी मरतबा रिपीट हो चुका है कि द सेंट्रल एटम इन क्लोरोफिल और सेंट्रल एटम इन हेमोग्लोबिन, ठीक है। अभी ये देखें कि आपके पास हेमोग्लोबिन के अंदर नॉर्मल हेमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, उसमें आयरन Fe किस फॉर्म में होता है, उसमें होता है Fe+2 फॉर्म में, ठीक है। Fe+2 फॉर्म में आपके पास आयरन होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अच्छा देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल आपके पास कितने ऑक्सीजन एटम्स को कैरी करता है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, 4 ऑक्सीजन एटम्स। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है, तो 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स और 4 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स और एटम्स में आप लोग फर्क जान ले, ठीक है, कि मॉलिक्यूल क्या है और एटम्स क्या है। ये आपकी केमिस्ट्री का अलग टॉपिक है, तो इसमें आप डिफरेंस देख लें। यहाँ पे मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी है कि क्लोरोफिल एंड हेमोग्लोबिन स्ट्रक्चर जो है these are same, the difference is only central atom. Central atom in hemoglobin is iron which is in Fe+2 फॉर्म। अगर ये Fe+3 में हो तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, ये आप सर्च कर ले, ये आपका असाइनमेंट है, ठीक है। इसको हम कहते हैं मेट हेमोग्लोबिन, ठीक है। और फिर ये आपके पास ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता। इसी तरीके से आपके पास क्लोरोफिल के अंदर सेंट्रल एटम जो है वो मैग्नीशियम है, ठीक है। अब ये आते अपनी इस स्लाइड के ऊपर दोबारा। अच्छा देखिए, अगर नाइट्रोजन और मैग्नीशियम इसकी डिफिशिएंसी हो तो इसकी वजह से आपके पास प्लांट्स में एक कंडीशन होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोसिस। क्लोरोसिस बेसिकली क्लोरोफिल से निकला हुआ है। क्लोरोसिस में आपके पास जो लीव्स होते हैं वो येलो हो जाते हैं, ठीक है। येलो हो जाते हैं क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल इसमें डिफिशेंट होता है, क्लोरोफिल कम होता है। आपको पता है क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम मोस्ट इंपॉर्टेंट एटम मैग्नीशियम है। अगर मैग्नीशियम की कमी हो, और उसमें आप देखें नाइट्रोजन भी काफ़ी तादाद में अवेलेबल है। यहाँ पे देखें मैग्नीशियम के इर्द गिर्द आपको नाइट्रोजन के एटम्स नज़र आ रहे हैं। तो अगर आपके पास नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की कमी हो तो उसकी वजह से आपके पास जो दरख्त के पत्ते होते हैं वो येलो हो जाते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं क्लोरोसिस, ठीक है। अच्छा देखिए, फास्फोरस, फास्फोरस तो आपको पता है एटीपी में, देखिए ये पी क्या है, पी फास्फोरस ही है ना। तो एटीपी सिंथेसिस में आपके पास फास्फोरस काम आते हैं, ठीक है। तो फास्फोरस इज बेसिकली जो आपके पास करेंसी ऑफ एनर्जी है जो एटीपी है उसके बनाने में काम आते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन आपका अमाइनो एसिड, प्रोटीन, डीएनए, एंजाइम्स में, मैग्नीशियम क्लोरोफिल के अंदर सेंट्रल एटम में, क्लोरोसिस और एटीपी सिंथेसिस, ठीक है।
अच्छा देखिए, ये मैंने आपके बुक से कुछ प्लांट्स उठाए हुए जिसको इंसेक्टिवोर प्लांट्स कहते हैं। वो प्लांट्स जो कि इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है, जो अपना खुराक इंसेक्ट से हासिल करते हैं। इसके अंदर देखिए इमेजेस मैंने दिए हैं, इमेजेस भी आप गौर से देखें क्योंकि इमेजेस भी काफ़ी मरतबा आपके टेस्ट में आए हुए हैं। पहला क्या है, वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, डायनिया, इसका बोटेनिकल नेम क्या है, डायनिया। तो ये देखें, ये इसका कुछ स्ट्रक्चर है, इस तरह से प्लांट होता है। अगर कोई भी इंसेक्ट इसके अंदर आ जाता है तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। ये देखिए इसके ऊपर स्पाइक्स है, आपको नज़र आ रहा है ये स्पाइक्स। इसके अंदर इंसेक्ट ये गेयर लेता है। और अगर इससे इसका आपको आपसे मैकेनिज्म पूछे कि ये किस तरह आपके पास इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करता है, तो इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। सबका मैकेनिज्म सेम है, बस और आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बोटेनिकल नेम याद कर ले और इमेज को देख ले ताकि आपको वहाँ पे पता हो कि ये कौन सा है, ठीक है। तो आपने इमेज को पहचानना है। ये देखें, ये आपके पास वीनस फ्लाईट्रेप है या डायनिया, ठीक है। यहाँ पर कोई भी इंसेक्ट अगर आ जाता है तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से ये आपके पास डाइजेशन करते हैं। अच्छा देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि ये ऑटोट्रॉप्स है या नहीं है, तो आप लोग याद रखें कि ये प्लांट्स भी आपके पास ऑटोट्रॉप्स है, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स तो जानते हो ना, वो प्लांट्स जो अपना खुराक खुद बना सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक। तो ये भी ऑटोट्रॉप्स है, लेकिन कब, जब इसके साथ इंसेक्ट आ जाता है, जब ये इंसेक्ट्स के ऊपर फीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं तब ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, ये सनड्यू है, ड्रोसेरा, ये जो आपको नज़र आ रही है इसके ऊपर ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स की सिक्रीशन है और ये बहुत ही स्टिकी सिक्रीशंस होती है। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है और इस स्मेल की वजह से ये इंसेक्ट्स को अपने पास अट्रैक्ट करता है। जैसे ही इंसेक्ट्स इसके साथ लग जाते तो यहाँ से ही वो स्टिक हो जाते और ये अपना डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू डाइजेशन उनकी स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ड्रोसेरा है। अच्छा देखिए, ये आपके पास पिचर प्लांट है, सैरासिनियासी भी कहते हैं इसे, ठीक है। आप यहाँ पे देख लें, अगर कोई भी इंसेक्ट यहाँ पर अंदर आ जाता है तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर बहुत ही थिक किस्म का एक रबर टाइप का एक मटेरियल होता है उस जो इंसेक्ट के साथ स्टिक हो जाता है, ठीक है, और उसकी डाइजेशन ये स्टार्ट कर लेता है। तो इन प्लांट्स के आपने बोटेनिकल नेम ज़रूर याद करने हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनकी इमेजेस मैंने दिए हैं। ये इमेजेस सेम टू सेम आपके बुक के अंदर भी अवेलेबल है, वहाँ पर प्रिंट आउट की वजह से मैं भी आपको नज़र ना है सही से, लेकिन यहाँ से आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके अपने साथ नोट कर लें। अच्छा देखिए, ये आपके नॉन नॉर्मल का एक क्वेश्चन है। नॉन नॉर्मल से मैंने 2 क्वेश्चन उठाए हुए हैं। नॉन नॉर्मल में आपके इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं, जस्ट आपको आइडिया हो। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपके नॉन नॉर्मल के टोटल 6 टाइप से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके टेस्ट के अंदर आते हैं, उसमें से ये पैटर्न कंप्लीशन भी आप लोगों का एक टाइप है। यहाँ पे आप लोगों ने ये पैटर्न कंप्लीट करना होता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको एक खाली जगह दिया है, उस खाली जगह में से आपने इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन फिल करना है। इसका आसान सा तरीका ये है कि आप लोगों ने ये जगह मालूम करना है। आप सिंपली इस वाले साइड पे जगह पे देख ले, आपको आपका शेप मिल जाएगा। या सिंपली यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मैंने देख लिया कि यार यहाँ पे तो ये 2 चीज़ें, इट मीन्स कि मेरा यहाँ पे तो कुछ इस तरह का बनेगा, एक ही होगा। यहाँ पे भी मेरा कुछ इस तरह का होगा और यहाँ पे भी मेरा कुछ इस तरह का शेप होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें तो ये मेरा कंप्लीट, इट मीन्स कि मेरा यहाँ पे कुछ इस तरह 2 वाले कुछ हो गए, ठीक है। अभी मुझे मेरा आंसर मिल गया है, आप यहाँ पे देख लें, जिसमें भी ये फिट हो रहा है तो इट मीन्स वो आपका आंसर है। अभी यहाँ पर आप डी में देख लें तो ये देखें, ये भी मुझे मिल गए हैं, ये भी मुझे मिल गए, ये देखें, और ये भी मुझे मिल गया है जो कि मैंने यहाँ पे फिट किया था। तो जब भी आपको नॉन नॉर्मल में पैटर्न कंप्लीट करना हो तो आप लोग आसपास डायरेक्ट साइड वाली जगह पे देके आप ऊपर से कुछ हेल्प ले ले, कुछ साइड से हेल्प ले ले और फिर इसको नीचे ऑप्शंस में सर्च कर ले, जहाँ पे आपको आपके जो पैटर्न्स आपने आइडेंटिफाई किए थे वो आपको मिल जाए तो वो आपका आंसर है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। अच्छा देखिए, इस वाले में देखें, सेम रूल हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक तो इट मीन्स कि मेरा एक लाइन यहाँ पे आ रहा है, एक लाइन मेरा यहाँ पे जा रहा है, एक लाइन मेरा यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, और ये मेरा हो जाएगा। मेरा एक यहाँ पे कुछ इस तरह का शेप होगा, एक मेरा यहाँ पे कुछ इस तरह का शेप होगा, ठीक है।
तो ये तो मेरा हो गया। बाकी यहाँ पे देखिए ये मेरा कुछ इस तरह का आएगा और ये मेरा कुछ इस तरह का आएगा। आप लोग यहाँ पे देख लें, जहाँ पे आपके पास ये फिट हो रहा है तो वो आपका आंसर है। ठीक है, अभी देखें यहाँ पे देख लें, शेप मेरा इस तरह का है, यहाँ पे टोटली डिफरेंट, इट मीन्स ये मेरा आंसर नहीं है। यहाँ पे आप देखें ये भी टोटली आपके पास डिफरेंट है, इट मीन्स ये भी मेरा आंसर नहीं है। यहाँ पे आप देखें सेम टू सेम वहाँ जिस तरह मैंने ऑप्शंस में आपको बताया था उसी तरह से आ रहा है, देखें उसी तरह से आ रहा है। और यहाँ पे देखें तो सेम टू सेम बिल्कुल उसी तरह से आ रहा है, जहाँ से हमने फिगर की आइडेंटिफिकेशन की थी, जिस तरह से की थी बिल्कुल उसी तरह मेरे ऑप्शन नंबर बी में फिट हो रहा है। तो इट मीन्स कि मेरा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये भी नहीं है जिस तरह मैंने कहा था और ये भी नहीं है। तो अगर पैटर्न आपने कंप्लीट करना है तो पैटर्न के दो जगहों से, लेट सपोज ये जगह आपको बताया गया है कि आप लोग ने इस जगह को फिल करना है, तो यहाँ से आप देख के कुछ हेल्प ले लें, कुछ हेल्प यहाँ से ले लें, या यहाँ से हेल्प ले लें या यहाँ से। और नीचे ऑप्शंस में आप जो फिगर्स आपने आइडेंटिफाई किए थे आप उसको देख लें, जहाँ पे भी आपको आपके फिगर्स कंप्लीट हो वही आपका ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा देखिए अगर आप हमारा AMC का कंप्लीट कोर्स बाय करना चाहते हैं तो 12,000 हमारी कंप्लीट फ़ी है कोर्स की। लेकिन अगर आप अभी एडमिशन लेते फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स से हम 10,000 फ़ी चार्ज करेंगे। इस कोर्स के अंदर हम वर्बल की 13 टाइप्स, जिस तरह देखिए यहाँ पे मैंने कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस के आपको शॉर्टकट ट्रिक्स समझाए थे, बिल्कुल इसी तरह से हम 13 टाइप्स आपको कंप्लीट A to Z कवर करवाएंगे। ठीक है, उसके शॉर्टकट्स बताएंगे और उन शॉर्टकट की मदद से आप कोई भी क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। नॉन वर्बल की हम आपको 6 टाइप्स कवर करवाएंगे। जिस तरह देखिए यहाँ पर मैंने पैटर्न कंप्लीशन के ऊपर आपको बात की, आपको समझाया कि आप लोगों ने कोई भी पैटर्न कंप्लीशन का अगर क्वेश्चन है तो किस तरह से सॉल्व करना है। तो इस तरह से हम आपको 6 टाइप्स कवर करवाएंगे, शॉर्टकट्स की मदद से शॉर्टकट भी समझाएंगे और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। कंप्लीट एकेडमिक लेक्चर्स, एकेडमिक के जितने भी इंपॉर्टेंट और हाई यील्ड टॉपिक्स है, आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, आपके इंग्लिश के और आपके पर्सनालिटी टेस्ट के, वो तमाम आपको कवर कराएंगे। जिस तरह देखिए यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा से क्वेश्चन आया था, पूरा टॉपिक मैंने आपको समझा दिया कि स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग किस तरह से होती है। न्यूट्रिशन पूरा चैप्टर यहाँ पे आपका हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम आपके एकेडमिक के हाई यील्ड टॉपिक्स, हाई यील्ड चैप्टर्स कवर करेंगे। पास्ट पेपर्स के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। जिस तरह देखिए इस वीडियो में मैंने पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस आपको सॉल्व किए हैं, आपके साथ डिस्कस किए हैं, उनके मेथड्स बताए। इस तरह से आपके तमाम पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। अच्छा देखिए आपके टेस्ट से 2 दिन पहले हम आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ आपको देंगे और उन 200 MCQ से आपके टेस्ट में आने के चांसेस 90% होंगे। अच्छा देखिए टीचर सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका, किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आती तो आप टीचर से किसी भी टाइम पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा, आपको समझाएगा। आप कंप्लीट कोर्स लेने से पहले हमारा फ्री डेमो लेक्चर ज़रूर देख लें। डेमो सब के लिए फ्री है, सब डेमो लेक्चर्स देख लें। अगर आपको पसंद आ जाए और आपको लगे कि ये आपको हेल्प कर सकते हैं तब आप हमारा कंप्लीट कोर्स बाय कर लें। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप हमारा डेमो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा फेसबुक पेज है, इस पर भी आप हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है, इस पर रब्ता करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। इसके अलावा नोट्स वगैरह या पास्ट पेपर्स, एक्सपीरियंसेस वगैरह वो शेयर करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ भी वहाँ पे डिस्कशंस करते हैं। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।